हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया एक प्रकार से लंग्स या फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई की वजह से होता है। लंग्स के एयर सैक यानी कि एल्वियोलाई जहाँ पर गैस का आदान प्रदान होता है, तो एल्वियोलाई में इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगती है एवं धीरे धीरे एल्वियोलाई में पानी भरने लगता है एवं पस भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है एवं साथ ही साथ एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो भी मोटी हो जाती है, जिससे गैस का एक्सचेंज जो आदान प्रदान होने लगता है उसमें भी दिक्कत आती है। ये जनरली यंग और हेल्दी लोगों में होता है, पर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जो उम्र के साथ लोग होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं, उनमें होता है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो एल्वियोलाई है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी पस भर जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो ऊपर वाली जो एल्वियोलाई है, वो नॉर्मल है, हेल्दी है। उसमें किसी प्रकार का पस या फ्लूइड नहीं है। लेकिन जो नीचे की तरफ जो एल्वियोलाई का डायग्राम है, उसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि लंग का इन्फेक्शन है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर यहाँ इस डायग्राम में पानी भरा हुआ है, यानी लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है एवं साथ ही साथ एल्वियोलाई की जो वॉल है, इस नीचे वाले डायग्राम में जो एल्वियोलाई की वॉल है वो मोटी हो गई है। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या निमोनिया कॉन्टेजियस है, यानी कि संक्रामक है। जी हाँ, निमोनिया एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। और जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है और वायरल निमोनिया होता है, ये किस प्रकार से फैलता है, जब भी कोई संक्रामित व्यक्ति खांसता है या छींकता है, तो उसकी नाक या मुंह से जो वायरस या बैक्टीरिया है वो हवा में आ जाता है और हवा के द्वारा ये दूसरे व्यक्ति को संक्रामित करता है। फिर उसके बाद में आता है संक्रामित जो चीजें हैं, जैसे हमारा दरवाजा या कुछ पकड़ने की डोर, जैसे कुछ भी, उसको छूने से भी ये फैलता है। अब बात करते हैं निमोनिया के कारणों के बारे में। निमोनिया किन कारणों की वजह से होता है? निमोनिया आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, वायरस इन्फेक्शन करता है हमारे फेफड़ों में, इस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, हमारे फेफड़ों में पस भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। अब इन जो बीमारियां हैं उनको भी बहुत तरीके से भाग में बांटा गया है। पहला है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ये हॉस्पिटल के बाहर लोगों में होता है। अगर हॉस्पिटल में आप के बाहर हो, आप हॉस्पिटल में नहीं हो, हॉस्पिटल के बाहर हो, उनमें होता है। जैसे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया है, वो इन्फेक्शन करता है हमारे फेफड़ों में और हमारे फेफड़े में लोबार निमोनिया हो जाता है। मतलब जो लोब्स है निमोनिया के, उसमें कई एक लोब में होता है, 2 लोब में, 3 लोब में, ऐसे लोब्स में निमोनिया हो जाता है, इसलिए लोबार निमोनिया कहा है। बैक्टीरिया जैसे दिखने वाला है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, उसकी वजह से भी निमोनिया होता है। फंगाई की वजह से भी होता है। फंगल निमोनिया मिट्टी या अथवा पक्षियों के बी के जो बीज होते हैं, उसमें मौजूद फंगाई होता है, उसके द्वारा होता है। वायरसेस जैसे कॉमन कोल्ड के वायरस, फ्लू के वायरस, कोविड-19 के वायरस, इनसे भी निमोनिया होता है। फिर दूसरा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये उन मरीजों में होता है जो हॉस्पिटलों में लंबे समय तक एडमिट है, जैसे वेंटिलेटर पे जो एडमिट है, आईसीयू में जो लंबे समय तक एडमिट है, उनमें सबसे ज़्यादा ये निमोनिया होता है। तीसरा है हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया। ये निमोनिया बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये उन मरीजों में होता है जो किडनी के डायलिसिस में लेते हैं, जो किडनी का डायलिसिस लेते हैं। जैसे किडनी का डायलिसिस के दौरान निमोनिया जो होता है, पानी फेफड़ों में आने लगता है और फेफड़ों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिसे हमने निमोनिया कहा है। चौथा एस्पिरेशन निमोनिया। अगर आप कुछ गंदा खाते हो या गंदा पीते हो, कुछ भी,
या फिर आपको निगलने में दिक्कत है या आप शराब पीते हो, तो इस वजह से भी हमारे जो फेफड़े हैं उसमें पानी भर जाता है, पस भर जाता है, निमोनिया की दिक्कत आती है। तो इन कारणों की वजह से निमोनिया होता है। फिर बात करते हैं निमोनिया में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। निमोनिया में कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट जिसे बलगम कहते हैं, कफ बहुत ज़्यादा होता है, गरम हो जाता है शरीर, कभी ठंडा शरीर होता है, बुखार आता है, जो सांस है वो धीरे धीमी सांस हो जाती है, नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न नहीं रहता, सांस लेने में दिक्कत आती है, छाती में दर्द होता है, कफ बहुत ज़्यादा होता है, चक्कर आने लगते हैं, हेडेक होता है, लूज मोशन हो जाते हैं, पसीना आता है, मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, थकान सा महसूस होता है, कुछ नहीं करते तब भी बहुत ज़्यादा थकान होता है, पाचन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहता है, चक्कर आने लगते हैं, जो कभी कभी ब्लड का जो सर फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हमारे स्किन पे पहुंच पाता, जिससे जो स्किन का जो कलर है वो ब्लूइश पर्पलिश कलर हो जाता है, जैसे साइनोसिस का है। और सबसे ज़्यादा ये 5 साल की कम उम्र में बच्चों में देखने को मिलता है, और इन बच्चों में जो साँस का जो नॉर्मल पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। साँस बहुत ज़्यादा तेज़ लेने हाँफने लगते हैं, जिसे हम हाँफना कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। खाने में, पीने में, सब चीज़ करने में, वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा। अब इनका कैसे पता कर सकते हैं हम? डॉक्टर आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से सिम्टम्स चेक करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं है, या फिर आप किसी बीमार आदमी के संपर्क में आए हो या नहीं हो, आपके लंग्स का साउंड चेक करते हैं कि कहीं बबल की साउंड या क्रैकिंग की साउंड तो कुछ नहीं आ रही, अजीब सी जो अबनॉर्मल साउंड है फेफड़ों में से, तो ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर इमेजिनिंग टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे, पल्स ऑक्सीमेट्री, स्पूटम टेस्ट करते हैं, आर्टीरियल ब्लड केस टेस्ट, ब्रोंकोस्कोपी, सीटी स्कैन, प्लूरल फ्लूइड कल्चर, इनसे पता करते हैं। निमोनिया वैसे आमतौर पे किसी को भी हो जाता है, बट 2 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उन लोगों में सबसे ज़्यादा रिस्क है जो लंबे समय तक वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनको सीओपीडी बीमारी है, इसकी वजह से, या हार्ट की कोई बीमारी हो रखी है उसकी वजह से होता है। आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते, उनको सबसे ज़्यादा निमोनिया के होने के चांसेस होते हैं। अगर इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे एड्स, एचआईवी या कोई ऐसी बीमारी है जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इस वजह से भी होता है। अगर आप जीआरडी डिजीज़ है और उसकी दवाई लेते हैं, उसमें भी रिस्क है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट होता है निमोनिया। अगर आपको कोल्ड या इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो गया है पहले और उससे रिकवरी नहीं हुई, तो वापस फेफड़ों में पानी भरने लगता है। अगर आपका खान-पीन सही नहीं है, या फिर आप कंटिन्यू आप एक्सपोज़ हो रहे हो पॉल्यूशन में, या फिर केमिकल के एक्सपोज़ में आ रहे हो बार-बार, तो इस वजह से भी निमोनिया सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपका स्टार्टिंग का निमोनिया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, और अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, तो वो आप होम केयर और ट्रीट मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक्स है, कफ मेडिसिन दी जाती है, फीवर रिड्यूस करने के लिए पेन रिलीवर्स दिए जाते हैं। फिजिकल थेरेपी की अब बात करते हैं। फिजिकल थेरेपी का मेन एम होता है कि जो आपको कमज़ोरी हुई है, दर्द महसूस हो रहा है, वो कम हो, आपका सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वापस नॉर्मल हो, आप नॉर्मल वापस अपने नॉर्मल एक्टिविटी वापस कर सको, अपनी जो डेली एक्टिविटी है, ये सब। तो उसके लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज है पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, इसमें आपको बिल्कुल रिलैक्स रखना है अपनी बॉडी को, फिर आपको अपने मुंह को बंद करना और नाक से अंदर सांस लेनी है, 2 काउंट तक रोकना है, फिर उसके बाद मुंह से निकालना है। मतलब अपने लिप्स को थोड़ा सा खोलना है, दोनों लिप्स को, और परसियों पर कटना है, और उसके बाद सांस निकालनी है, जैसे हम विसल करते हैं, तो नाक से अंदर लेनी है, मुंह से सांस निकालनी है, जैसे पर्स लिप ब्रीथिंग का है। ये 10 बार करना है, दिन में 2-3 बार। दूसरी है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे, और अपने सर के नीचे तकिया रख लेंगे, अपने घुटने के नीचे भी तकिया रख सकते हैं आप। फिर आप अपना एक हाथ अपने ऊपर चेस्ट पे रखेंगे और दूसरा हाथ अपने पेट पे रखेंगे। फिर आपको धीरे धीरे नाक से अंदर सांस लेनी है, आपका पेट ऊपर उठेगा, फिर उसके बाद धीरे-धीरे रिलैक्स होना, मुँह से साँस निकालना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज़, ब्रीथ फोकस टेक्निक। इसमें आप सीधा लेट जाएँगे या फिर आप बैठ के भी कर सकते हैं। आप
आपको पहले नॉर्मल ब्रीथ करनी है, नाक से अंदर सांस लेनी है, मुंह से निकालना है, फिर उसके बाद आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, नाक से अंदर सांस लेनी है, होल्ड करना है लंबे समय तक, 5 सेकंड 10 सेकंड तक, फिर वापस रिलैक्स करना है। ऐसे 5-10 बार नॉर्मल करना है, 5-10 बार डीप ब्रीथ करनी है। फिर आपको फील करना है कि मेरी ब्रीथिंग का पैटर्न कैसा है, मैं कितना अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ, कितना नहीं ले पा रहा हूँ। फिर आपको अपने पेट पे हाथ रख के महसूस करना है कि जब मैं सांस अंदर ले रहा हूँ नाक से तो मेरा पेट उठ रहा है, जब मैं सांस मुंह से बाहर निकाल रहा हूँ तो मेरा पेट अंदर जा रहा है। तो ये सब ब्रीथिंग को फोकस करके आपको ब्रीथिंग करनी है। आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, टेंशन फ्री रहना है, काम रहना है। फिर अपन आपको आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करके फील करना है कि मेरी ब्रीथिंग पैटर्न कैसी है। फिर फोर्थ एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। इसमें आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, फिर आप अपने राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रल को राइट थंब से प्रेस करके बंद कर लेंगे, फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से आप सांस को अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी जो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर है उससे लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करके राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल करेंगे। फिफ्थ है इक्वल ब्रीथिंग। इसमें आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, फिर आपको नाक से ही इसमें अंदर सांस लेनी है और नाक से ही बाहर ले जानी है। आपको जैसे 5 काउंट है 10 काउंट तक नाक से अंदर लेनी है सांस, फिर उतना ही इक्वली नाक से अंदर नाक से बाहर ले जानी है सांस। तो इसमें इक्वल ब्रीथिंग में नाक से ही अंदर लेनी है, जितना आप 5 बार कर रहे हो अंदर ले रहे हो तो 5 बार ही बाहर निकालनी, इक्वल रखनी है। सिक्स्थ रेजोनेंट और कोहेरेंट ब्रीथिंग। इसमें आपको नाक से अंदर लेनी है सांस और मुंह से निकालनी है सांस, पर इसमें आपको काउंट करना है, जैसे 5 गिनती तक अंदर लेनी है फिर 5 गिनती तक बाहर निकालना है। ऐसे ही नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न रखना है आपको। सेवेंथ सिताली ब्रीथ। इसमें आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, इसमें आपको अपने मुंह से अंदर सांस लेनी है, भरनी है, होल्ड रखना है, फिर नाक से सांस निकालनी है। ठीक है, इसमें आपका अपोजिट है बिल्कुल पर्स लिप ब्रीथिंग से। पर्स लिप ब्रीथिंग में आपको नोज से नोस्ट्रल से अंदर लेके मुंह से सांस निकालना था। सिताली ब्रीथ में आपको माउथ से मुंह से अंदर लेना है सांस, होल्ड रखना है, फिर मुंह को बंद करके नाक से निकालनी है सांस। तो ये सारे ब्रीथिंग पैटर्न आपको करने हैं। एथ है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको नाक से अंदर सांस लेनी है, फिर होल्ड करके रखना है अपनी ब्रीथिंग को 5 काउंट तक, फिर जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथनिंग हो रही तो आप 10 काउंट तक होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद मुंह से एक्सेल करेंगे। आप नाक से भी एक्सेल कर सकते हैं, मुंह से भी कर सकते हैं, बट ये डीप ब्रीथिंग की दोनों प्रैक्टिस करनी है आपको। नाइन्थ है इंसेंटिव रेस्पिरेटरी स्पैरोमेट्री। इसमें स्पैरोमीटर आपको बाजार में अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको इजीली। इसमें स्पैरोमीटर जो होता है इसका माउथ पीस होता है, उसको उसको आप अपने मुंह में रखेंगे, फिर आप अपने मुंह से सांस को अंदर लेंगे। तो जो उसमें बॉल्स होती है 3 बॉल्स होती है वो आपकी उठेगी, बॉल्स उस बॉल्स को उठाना है पूरा, होल्ड करना उस पॉइंट तक, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है, दिन में 2 3 5 बार। जैसे जैसे आपको आपकी ब्रीथिंग पैटर्न इंप्रूव होती जा रही है, फिर आपको अपने ड्यूरेशन बढ़ाते जाने। फिर उसके बाद आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी हर जॉइंट की, मतलब अपने बॉडी के जितने भी जोड़ है उन सब के आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करने, नॉर्मल मूवमेंट करने, ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। उसके लिए एंकल पंप एंड सर्कल है, पंजों को अंदर लेना है, बाहर ले जाना, ये 10 बार करना है, दिन में 2 3 बार। दूसरी है टाइट स्क्वीज क्वाड्रिसेप्स, जैसे स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स कहाँ है, इसमें एक घुटना मोड़ लेंगे और एक पैर सीधा रखेंगे। उस घुटने के नीचे जो पैर सीधा है उसके घुटने के नीचे आप पिलो रख लेंगे या फिर टॉवल को रोल करके रख लेंगे, घुटने को दबाएंगे टॉवल की तरफ, होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। इसे 10 बार करेंगे, दिन में 2 3 बार। तीसरी है हील स्लाइड। इसमें आप घुटने को अंदर लेके आएंगे, एड़ी को अंदर लेके आएंगे, फिर बाहर लेके आएंगे, अंदर लेके आएंगे, बाहर, ऐसे 10 बार करना है। फोर्थ है लेग स्लाइड। आपको पैरों को अंदर बाहर लेके आना है। फिफ्थ है स्ट्रेट लेग रेज। इसमें एक घुटना मोड़ लेंगे, एक घुटना सीधा रखेंगे, एक पैर सीधा रहेगा, जो पैर सीधा है उस घुटने को टाइट करके फिर 12 इंच तक उठाएंगे, आप होल्ड करेंगे 5 सेकंड तक, फिर नीचे लेके आएंगे, इसे 10 बार करेंगे। सिक्स्थ है नेक एक्सरसाइजेस। इसमें आपको नेक के नॉर्मल रोटेशन करना है, नेक को नीचे ले जाना है, नॉर्मल लेके आना है, फिर ऊपर ले जाना है, दाएं ले जाना है, बाएं ले जाना है, घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सब 10 10 बारी करनी है। सेवेंथ है हैंड एंड फिंगर एक्सरसाइजेस। फिर आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, ऐसे 10 बार करना है। फिर उसके बाद एट्थ एक्सरसाइज है रिस्ट की। आपको अपनी कलाई को अंदर लेके आना है, फिर ऊपर लेके आना है, कलाई का मूवमेंट करना है आपको। फिर आपको नाइन्थ एक्सरसाइज है एल्बो बेंड। इस पर आप अपने जो कोनी है उसको मोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे, पूरा मोड़ेंगे फिर सीधा करेंगे, ऐसे 10 बार करना है। फिर 10th एक्सरसाइज है शोल्डर मूवमेंट। आपको अपने कंधे को सीधा
बिना कोनी मोड़े पर सीधा लेके जाना है, फिर पूरा सीधा पीछे लेके जाना। फिर 11th है शोल्डर रोटेशन। आपको अपने कंधे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घुमाना है 10-10 बार। फिर बात करते हैं निमोनिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, निमोनिया के प्रिवेंशन के बारे में। तो वैक्सीन है, टीकाकरण होता है, प्रिवेनार 13 है, निमोवैक्स 23 नाम का। ये इन लोगों में देते हैं। फ्लू वैक्सीन है, हिप वैक्सीन है। ये सारे वैक्सीन के शॉट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो निमोनिया है वो वापस ना आए और प्रिवेंट हो। अब होम केयर की बात करते हैं, तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं लंबे समय तक, तो आपको स्मोकिंग बंद कर देनी है। अपने हाथों को बार-बार अच्छे से धोना है। अगर आपको सर्दी-जुकाम है बहुत ज़्यादा और सर्दी-जुकाम है, तो आपको अपने हैंकी रखना है पास में या फिर टिश्यू पेपर रखना है। हेल्दी डाइट लेनी है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, एक्सरसाइज डेली करनी है आपको, हेल्दी डाइट लेनी है, रेस्ट प्रॉपर लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वो लेनी है आपको। और अगर आप वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है वो और अपने घर पे एक्सरसाइज और होम केयर करेंगे तो उससे आपको निमोनिया होने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।